हमारे बीच में रायपुर से आए हुए बालकृष्ण अय्यर जी, जिनके पास न केवल अनुभव का अथाह सागर है, बल्कि बच्चों को देने के लिए, यूथ को देने के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत के रूप में भी काम करते हैं। ऐसे बालकृष्ण अय्यर जी हैं। चाय विद ट्राई में मैं बालकृष्ण अय्यर जी को नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। बगैर किसी औपचारिकता के मैं सीधे चर्चा जारी करूंगा। बालकृष्ण अय्यर जी, आपने 34 साल मार्केटिंग हेड के रूप में एसबीआई में आपने काम किया जी। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में, 34 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होगा, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में आप बहुत से क्लाइंट से टकराए होंगे। तो ऐसी कुछ खट्टे मीठे कोई अगर अनुभव है तो आप जरूर बताएं। संतोष भाई, मैं पहले तो जो यूजुअल बैंकिंग होती है, सामान्य बैंकिंग होती है, उस सामान्य बैंकिंग के दौर में रहा बैंक में, अलग अलग एरियाज में काम करता रहा। फिर आखिरी के जो 12 साल थे, इसमें मैं मार्केटिंग में आया और मार्केटिंग में आने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि दरअसल हम जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से दुनिया को समझते हैं, उसमें और वास्तविकता में कितना बड़ा फर्क है। अगर आपको कोई चीज है जो आपको अचीव करनी है, अगर आपको हासिल करना है, तो उसे हासिल करने के लिए जो चीजें आपके पास होनी चाहिए, अगर वो नहीं है, आप हासिल नहीं कर पाए। हासिल करना दूर की बात है, आप उसके नजदीक भी नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे तमाम अनुभव आपके साथ जीवन में आते हैं, जो कि बड़े अनोखे अनुभव रहते हैं। मैं आपको एक बहुत बढ़िया अनुभव बताता हूँ। मैं मार्केटिंग में जब आया तो मैं मतलब जिस व्यक्ति के साथ मेरा इंटरेक्शन होता था, उस व्यक्ति ने एक ही बात मुझे कही थी कि आप अय्यर जब घर से निकलो तो आपका जो ईगो है उसे घर के दरवाजे पे छोड़ दें और उसके बाद आप अपना काम कर लेना। मैंने कहा ठीक है सर, मैं यही करूँगा। कुछ साल गुजरे, मैं एक ब्रांच में था, उस ब्रांच में एक जज साहब आता था जो कि यहाँ के सीजे, सिविल जज, काफी गंभीर आदमी थे और काफी, जब वो ब्रांच जाते थे तो लोग मुझे डरते थे बात करने। तो एक दिन वो आए, बैठे अपनी पत्नी के साथ आए थे और उनके तमाम काम थे। तो मेरे ब्रांच मैन ने कहा कि अय्यर साहब, ये जज साहब हैं, आप इनके ये सब काम है, इसके आप करवा दीजिए। मैंने कहा ठीक है सर। मैं उनके पास तमाम चीजें काउंटर पर जाके दिया, वापस आया और तब तक चाय के लिए मैंने उससे पूछा, सर आप क्या लेंगे? चाय लेंगे। मैंने चाय ऑर्डर की। इस बीच मैंने कहा सर, आप जब तक चाय और आपका काम होता रहे तब तक मैं आपको कुछ जानकारी दूं क्या, कुछ चीजों के बारे में। तो वो तेज आ रहे थे। अच्छा, तो तुम मेरे साथ मार्केटिंग करोगे? मैंने कहा नहीं सर, मैं आपके साथ यहाँ बात करना, आपको बताना चाहता हूँ सर कि आप अगर चाहें तो अच्छा लगे तो आप करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, समय है सर हमारे पास 10 मिनट, मैं आपको बताता हूँ। जैसा आपने कहा तुम रहने दो, तुम रहने दो, मतलब जिस अंदाज में उन्होंने कहा, तो दूसरा कोई आदमी रहता तो वो उठ के वहां से चला गया। रफ था उनका अंदाज। मगर उनकी पत्नी जो बगल में बैठी थी, उसने कहा कि सुन लेते हैं, अय्यर जी जो बोल रहे हैं सुन लेते हैं। तो पत्नी का दबाव काम करता है, तो उन्होंने कहा ठीक है बोलिए। वो उसमें भी बड़ा मतलब तनाव था उस शब्द में, बोलिए। तो मैंने उनको बोलने के पहले मैंने उनसे कहा कि जैसा देखेंगे आपको बता जरूर। मैं आपको 2 प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ बैंक के, जो कि बहुत अच्छे हैं, मगर मैं आपको एक बात और बोल रहा हूँ जैसा, इसको पूरा सुनने के बाद अगर आप हाँ बोल देंगे ना, तो फिर मैं नहीं करूँगा। बोले क्यों? मैं आज नहीं करूँगा, मैं आपके घर आ जाऊँगा, वो वहां प्रोसेस कर दूंगा, मगर चूंकि जिस अंदाज में आपने डिनाई किया, मैं इसे आज तो नहीं करूँगा सर। अच्छा ठीक है तुम बोलने में तो एक्सपर्टाइज था, मैं प्रोडक्ट को बताने के बारे में तो मैंने बहुत अच्छी तरह से, बहुत डिटेल में प्रोडक्ट समझाया। तुरंत 5 का पहला कमेंट आया, तो बहुत अच्छा है, इसे कर सकते हैं। जज साहब ने कहा हाँ कर तो सकते हैं, कर लें क्या? तो उसके बाद हाँ कर लीजिए। मैंने कहा नहीं सर, अपन इसको नहीं करेंगे। बोले क्यों? छोड़ दो, तुम नाराज मत होइए, मेरे को पता है तुमको क्या राज होते हैं। बहुत बढ़िया। मैंने कहा नहीं सर, आज नहीं करेंगे सर, मैं कल सुबह आऊंगा सर आपके घर, आपके साथ चाय पीऊंगा सर और वही प्रोसेस करूंगा। अरे कहाँ तुम आओगे और वो तुम जो समय खराब करोगे, उन्होंने चले गए सर।
दिन उसे प्रोसेस नहीं किया। मैं अगले दिन जब सुबह उनके घर गया तो उन्होंने तब मुझसे बातचीत करना शुरू कि ये क्या तरीका है तुम्हारा, ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने कहा सर मैं जानता हूँ कि लोग किस तरह से सोचते हैं। फिर उन्होंने तमाम बातें कि तुम क्या करते हो, तुम्हारे क्या इंटरेस्ट है, क्या बात है। तो बड़ा अच्छा परिचय और बहुत अच्छी दोस्ती हो गई उसके बाद से। तो ये होता है सर, पेशेंस बहुत जरूरी है सर। लोग आपको रिजेक्ट करेंगे करेंगे करेंगे, बार बार रिजेक्ट करेंगे, मगर आपको अपने अंदर वो चीजें लानी है, एक शील्ड बनाना है कि उन तमाम रिजेक्शंस को नकारते हुए आपको धीरे से आगे निकल जाए। और दैट इज द की टू सक्सेस। पेशेंस बहुत जरूरी है। आपको नर्वस नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको ये नहीं शो करना है कि आप उनकी बातों से हर्ट हो गए हैं। वो जो मेरा गुरु था उसने बोला था अपने ईगो को घर के दरवाजे में छोड़ के आना, मैं रोज छोड़ के आता था। क्या बात है। सो दैट इज यूथ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यूथ के ऐसे बच्चे जो मार्केटिंग के क्षेत्र में अपना काम करना चाहते हैं, शायद बालकृष्ण अय्यर जी ने, मैं कहूं कि गागर में सागर भरने वाली बात आज प्रूव की। और मेरे सामने जो रिकॉर्डिंग कर रही है बच्ची, वो भी उस बात को सुनकर बहुत मुस्कुरा रही है कि ईगो को हमको अपने घर में रखना है। दूसरा, किसी से जब बात करना है और किसी तरीके से कोई रिएक्ट कर दे तो पेशेंस रखना है, सफलता को जरूर आपके कदम चूमेगी। बालकृष्ण अय्यर जी, आप ड्रामा के क्षेत्र से बहुत अच्छे से जुड़े हैं और मैं सुना हूं कि बहुत अच्छी आप एक्टिंग करते हैं। और शायद मुझे लगता है कि आपके काम में, आपकी मार्केटिंग में वो एक्टिंग का भी थोड़ा बहुत रोल रहता होगा और उससे बहुत बेनिफिट मिलता होगा। तो ये ड्रामा आपके काम में कहीं भूमिका अदा किया कि नहीं? सर, आप संतोष भाई जो कमजोर नब्ज रहती है आप उसे छू रहे हैं। ड्रामा मेरी सबसे कमजोर नब्ज है। मतलब हर आदमी का एक पैशन होता है, मेरा पैशन थिएटर है, ड्रामा उसे करता रहा। आज करीब करीब 30 साल हो गए और मैं अभी भी करता हूँ। बल्कि पहले मैं एक्ट करता था, मेरे जो सीनियर डायरेक्टर्स थे वो प्ले डायरेक्ट करते थे, मैं एक्ट करता था। फिर काफी साल हुए, फिर मैंने खुद डायरेक्ट करना शुरू किया, मैं खुद डायरेक्ट करता हूँ। मगर यह है कि जितनी देर मैं ड्रामा करता हूँ, जितनी देर मैं रिहर्सल करता हूँ, वो 2, 3, 4 जो घंटे होते हैं, ये वो समय होता है जब मैं पूरा 100% जिंदा रहता हूँ। मुझे पता है ड्रामा आपका पैशन है। मेरा पैशन है। उस समय मुझे कोई दूसरे ख्यालात नहीं आते, मुझे कोई सोच नहीं आती, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। मुझे सिर्फ अपना ड्रामा दिखता है, मैं उसके अंदर पूरी तरह से घुसकर बैठा था। तो ड्रामा मेरा पैशन है सर, और मैं उसे करता रहता हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। पिछले कुछ समय से लॉकडाउन और तमाम चीज़ों की वजह से मैं नहीं कर पाया, बट अभी फिर मैंने हाल में भी ड्रामा फिर से शुरू किया है। ड्रामा आप जब करते हैं और ड्रामा में आपका कहना है कि उस पर्टिकुलर पीरियड में, ये आपका पैशन भी है, उस पर्टिकुलर पीरियड में आप चिंता मुक्त रहते हैं। तो बालकृष्ण अय्यर जी, ऐसे एक तो ड्रामे का नाम बताइए जो आपको उसमें काम करने में बहुत मजा। वैसे तो जो ड्रामा का पैशन है तो सब ड्रामे में मजा आया होगा आपको, लेकिन एक तो ड्रामे जो बहुत अच्छे लगे हो और साथ में उन ड्रामे के एक आध डायलॉग जो आप उस किरदार के रूप में अदा किए। संतोष भाई, ड्रामा बहुत अच्छा लगना। आपने एक और बात कही थी कि ड्रामा जो मैंने थिएटर जो सीखा किया, उसका मेरे प्रोफेशन में क्या बेनिफिट मिला? बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। क्या होता है कि जब हम बात करते हैं और जब हम थिएटर में रहते हैं और थिएटर सीख कर जब हम बात करते हैं तो हमारे बातचीत के अंदाज में मतलब बहुत फर्क आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं लूँ ना, आपकी बात करूँ, तो आप थिएटर में बहुत सक्सेसफुल आदमी रहेंगे, क्योंकि आपके बोलने का जो अंदाज है, आपकी वॉइस का जो थ्रो है, आप पता नहीं आपको लोगों ने कहा नहीं कहा, जब आप किसी सेंटेंस को बोलते हैं तो उस सेंटेंस के पीछे पावर रहता है। आप मतलब पावर पैक रहता है आपका सेंटेंस। तो जो थ्रो जब जाता है तो एक आदमी जो कहीं और ध्यान दे रहा है ना, उसका ध्यान वहां से टूटकर वापस आपकी तरफ आता है। तो दैट इज एन आर्ट, ये ऐसा होना चाहिए। तो थिएटर में इसको मैं सच मानूं या ये एक ड्रामा था कि संतोष राय जी बोलते हैं? तो आप एक काम करिए ना, आप
जो आपसे बहुत ज्यादा परिचित नहीं है, आपके नजदीक नहीं है, ऐसे 3-4 लोगों से आप पूछ के देखिए, वो आपको एग्जैक्टली यही बोलेंगे। क्या? आप जब बोलते हैं, खासतौर पे नॉर्मल बातचीत में तो आप बहुत शांत और बहुत आराम से बात करते हैं, मगर मैंने आपको ओरेट करते देखा है, आपके स्पीचेस देखे हैं मैंने, तो आप जब थ्रो करते हैं सेंटेंसेस तो उसमें एक ताकत रहती है, वो एक अलग दिखता है और वही अपील करता है। आपकी जो बातें लोगों के अंदर तक जाती हैं, उसका रीजन वो थ्रो है सर, वो पंच जो जाता है सर। बड़ा अच्छा लगा, पहली बार एक ऐसी शख्सियत के साथ मैं मुलाकात कर रहा हूं जो चाय विद राय में मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बालकृष्ण अय्यर जी, ड्रामे के एक आध डायलॉग तो चाहिए, क्योंकि यूथ आज उस बालकृष्ण अय्यर को देखना चाहता है जो 34 साल मार्केटिंग में रहा, आज उस बालकृष्ण अय्यर को देखना चाहता है जो ड्रामा, म्यूजिक, गाने, पूरी चहुमुखी प्रतिभा का धनी बालकृष्ण अय्यर को देखना चाहता है यूथ। तो आप एक दो डायलॉग जो आपको बहुत पसंद आए उस अंदाज में, आप ये सोचिए कि ड्रामे के स्टेज पे है और बहुत बड़ी क्राउड है। बहुत सारे अलग अलग नाटक करने के दरमियान बहुत सारे अनुभव होते हैं आपको लाइफ में, और जब वो किसी बहुत बड़े डायलॉग की जरूरत नहीं होती, कई बार एक शब्द होता है, एक शब्द, और वो शब्द सामने बैठे तमाम लोगों को हिला देता है। मेरा एक नाटक था प्रथम व्यक्ति, और बहुत मार्मिक नाटक था, और वो उसकी जो कथा वस्तु थी, बेसिक जो उसका कंटेंट था, वो रेप पे बेस्ड था। तो एक लड़की, जवान लड़की जिसका रेप हो गया है और वो घर आ गई है, वो जब उसके रेप के जस्ट पहले जब उसे किडनैप किया जाता रहा उस गली में, अंधेरी गली में, और वहां पर वो उसका पिताजी उसी गली से आ रहा था, उस अंधेरी गली से, उसे नहीं पता चला कि वो उसकी लड़की है, मगर उसने उसे बचाने की कोशिश की, लोगों ने उसे धक्का दे दिया, चाकू का एक बार यहाँ पे किया, वो बुट्टा गिर गया, उसे लड़की को उठा कर ले गए। मगर वो लड़की जब घर आई और जब उसके पिताजी से उसका आमना सामना हुआ, तो उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो उसके पिताजी ने पूछा, अच्छा वहां उस जगह? तो वो लड़की और उसके पिताजी के बीच में 4 कदमों का जो डिस्टेंस है, और उन 4 कदमों के डिस्टेंस को जब वो लड़की सिर्फ एक शब्द बोलती थी, बाबा, और वो 5 कदम पूरे कर लेती थी पापा बोलते समय, और जब वो अपने पिताजी के सीने से लगती थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, दर्शक की आंखें नमे होती थी। वो दोनों मेरे एक्टर्स रोते थे रियल में, और हर बार रोते थे, हर शो में रोते थे, उन्हें कुछ आर्टिफिशियली रोने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो रियल में रोते थे। तो इम्पैक्ट जो होता है, हम फिल्म देखते हैं, फिल्म इज अ प्लास्टिक, पर हार्ड मांस का आदमी जब आपके सामने खड़े होकर परफॉर्म करता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत अलग आता है, वो आपको मतलब झकझोर देता है इस अंदाज में, मतलब थिएटर वो चीज है। तो डायलॉग बहुत सारे हैं संतोष भाई, डायलॉग ना बोलवाए बहुत अच्छा होगा, मतलब कुछ नाटक ऐसे हैं जिनसे मैं जब गुजरा हूं तो वो अद्भुत रहे। मुझे आज ऐसा लग रहा है, मैं यूथ को बताऊं, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं फिल्म कलाकार जो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं अवतार गिल के साथ बैठा हूं, उनका भी कहना होता है कि जब तक आप ड्रामा यानी थिएटर जब तक आप नहीं करते तब तक अच्छे फिल्म कलाकार नहीं बन सकते। बिल्कुल सही बात। तो ये वही अंदाज मुझे लग रहा है बालकृष्ण अय्यर जी के साथ चाय विद राय में चर्चा के दौरान। अगली जो सबसे खूबसूरत बात है बालकृष्ण अय्यर जी, यहाँ पर डायलॉग से तो इन्होंने धीरे से बड़े खूबसूरत अंदाज से किनारा लिया, लेकिन एक सुंदर ड्रामा का चित्रण भी यही कर दिया जो यूथ देखा होगा। हम चाय विद राय में चर्चा जारी रखेंगे। बालकृष्ण अय्यर जी विदेशों में जाने के बड़े शौकीन हैं, फॉरेन कंट्री में जाने के बड़े शौकीन हैं, और कई जगह यूथ में जाने को मौका मिलेगा। आपको विदेश में कई कंट्री की आपने यात्रा की, कई जगह आपने ट्रेनिंग दिया, तो फॉरेन की किस कंट्री ने सबसे ज्यादा आपको प्रभावित किया? बहुत सारे देश जाना हुआ, करीब करीब मेरी अगर मैं गिनती की तो करीब 19 देश मैं अलग अलग जाकर आया। मगर जो देश मुझे सबसे ज्यादा जहां जाकर मैं प्रभावित हुआ
जहाँ जाने की मेरी सबसे ज्यादा इच्छा भी थी वो था इजिप्ट, जिसे हम मिस्र कहते हैं। तो मैं इजिप्ट गया, मैं करीब करीब 18 दिन तक इजिप्ट में था और वहाँ जो कुछ मेरे अनुभव रहे इजिप्ट के वो इतने अद्भुत थे कि अगर उसे मैं बताने बैठूं तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। मगर ठीक है, वो एक बेहद अद्भुत जगह है और वहाँ जरूर जाना चाहिए। और वहाँ जाकर आपको सीखने को मिलेगा कि वो एक इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक कंट्री में लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं होती, मगर आप सोचिए हजारों साल पुरानी मूर्तियों को इतने बेहतरीन अंदाज में प्रिजर्व करके रखा है उन्होंने कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप वहां के किसी मॉन्यूमेंट में एक ऐसी लकीर नहीं खींच सकते, आप अरेस्ट हो जाओगे। इतने प्रोटेक्टेड है बहुत ज्यादा। और वहां के लोग आप देखिएगा, बेहतरीन लोग, आपकी जो खाते वो करेंगे आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। बेहतरीन जगह। मैं पिरामिड्स देखने गया था और उसके पहले तक मुझे लगता था कि मुझे डर था कि मैं वो जो गीजा के जो पिरामिड्स हैं उन्हें ऐसे हाथ से छुए बिना मर तो नहीं जाऊंगा और वो उसे छुए बिना मरना नहीं चाहता था। तो जब मैं पहले सब पहुंचा और किंग पिरामिड को मैंने इस हाथ से छुआ, दूसरे हाथ से मैंने फोन निकाला और अपनी वाइफ को फोन किया कि इस वक्त मैं उसे छू रहा हूँ और तुम्हें कॉल कर रहा हूँ उसे छूते हुए, मैं मरा नहीं उसे छूने के पहले। तो दैट वाज समथिंग, वो इतना उसके बारे में इतना पढ़ चुका था, इतना जान चुका था कि जिसकी मतलब मैं क्या बताऊं, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो यूथ को मैं ये बताना चाहूंगा कि बालकृष्ण अय्यर जी ने अप्रत्यक्ष रूप से आपको एक टच दिया कि इजिप्ट में डिसिप्लिन है ताकि आप गलत कुछ भी न कर सके। बालकृष्ण अय्यर जी, आप गाना बहुत अच्छा, क्योंकि आप बार बार मुझे भटका दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक सॉन्ग जो यूथ आजकल बड़ा मतलब, और अभी फरवरी का महीना है तो उस हिसाब से कुछ आप एक सॉन्ग एक दो लाइन गुनगुना देते तो फरवरी का महीना है तो आप रोमांटिक गाना सुनना चाहता हूं। हम नहीं यूथ सुनना चाहते। हाँ। मैं तो साथ में नहीं, ठीक है। पुराना गाने गा पाऊंगा मैं? yes. संतोष भाई, नया गाना तो गा पाना मुश्किल। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। संतोष, क्या शानदार बालकृष्ण अय्यर जी। बालकृष्ण अय्यर जी, आपका बड़ा बेटा राहुल इस समय एमबीए करके डिप्टी मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक में है। बिटिया अपूर्वा ग्रेजुएट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से की हुई है और पुणे में एमबीए कर रही है। यानी मैं ये कहूं कि दोनों बच्चे एमबीए किए और आप भी एमबीए किए। नहीं सर, मैंने एमबीए नहीं किया, मैंने एमकॉम किया और मेरे बच्चे एमबीए जरूर कर रहे हैं। मगर आप टीचर हैं संतोष भाई, और मेरी जिंदगी में टीचर्स का जो रोल है ना, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, नेवर, कभी भी नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। उस दिन मैं 1980 का साल था और मैं मैट्रिक पास हुआ था। तब 11वीं क्लास होती थी और 11वीं क्लास पास करने के बाद मेरी इच्छा थी कि मैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊँ। और यहाँ आसपास के जो कॉलेजेस थे, मेरे नंबर थोड़ा, तब परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन आता था, तो मुझे एडमिशन नहीं मिला। मुझे मिला बहुत दूर, एक कुरुक्षेत्र में और एक दक्षिण के। तो मगर हमारे घर की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी। हमारे पिताजी एक छोटी सी नौकरी करते थे, तो हम इतने सक्षम नहीं थे कि अपने बच्चों को बाहर भेजकर पढ़ा सकें और सब कर सकें। तो मैंने खुद ही कह दिया कि मैं बाहर पढ़ने नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पढ़ूंगा। तो लोगों ने सजेस्ट किया तुम साइंस कॉलेज में बीएससी कर लो, मगर मेरा मन बदल गया पूरी तरह से और मैंने कहा नहीं, अब मैं कॉमर्स पढ़ूंगा। और मैं छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर में एडमिशन लेने गया
मुझे याद है 12 अगस्त का दिन था वो। मैं बहुत देर से एडमिशन लेने गया था और मैंने एडमिशन ले लिया और उसके अगले दिन से क्लास शुरू हो गई। मैं एक लंबी वाली कॉलेज कॉपी और एक पेन लेकर रोज कॉलेज जाता था। सबसे पीछे की बेंच पे बैठता था और पूरे समय बैठकर मैं वापस आ जाता था, क्योंकि जो कुछ भी वहां पढ़ाया जा रहा था वो मेरे लिए बिल्कुल एक किसी फ्रेंच की तरह था। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। कुछ जो टर्म्स थे, डेबिट और क्रेडिट और तमाम चीजें, मैंने जो मतलब मुझे नहीं पता था। अगस्त गुजर गया, सितंबर गुजर गया, अक्टूबर आधे से ज्यादा गुजर गया। मैं रिलीजियसली उस नोटबुक को लेकर और पेन को लेकर कॉलेज जाता था, वापस आता था। मैं किसी से बात नहीं करता था, मैं किसी से कोई मुलाकात नहीं करता था, मेरा कोई दोस्त नहीं बन पाया था, क्योंकि मैं डरा हुआ था। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को बहुत काम आएगी ये बात। फिर दशहरा और दिवाली की छुट्टियां शुरू, तब 25 दिन की छुट्टी पड़ती, दशहरा दिवाली के एक साथ। तो जिस दिन छुट्टी शुरू हुई, ठीक उसके अगले दिन मैं सुबह सुबह एक लेक्चरर थे, अभी भी हैं, रिटायर हो गए हैं, मिस्टर पीसी अग्रवाल, मतलब मैं क्या बताऊं, मैं उनके घर गया। पढ़ाई मारा की सड़क में बिल्कुल किनारे उनका घर था। ऐसे 5 सीढ़ियां, फिर एक ऐसा मुड़ने वाला दरवाजा, और उस दरवाजे के बाहर मुझे अभी भी दिखते हैं पीसी अग्रवाल सर एक बनियान और सफेद रंग की लुंगी में एक कुर्सी में बैठकर अखबार पढ़ते हुए। सुबह 7:30 का समय, मैं पहुंचा, मैंने कहा सर नमस्ते, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुझे नहीं पहचानते थे। मैं आखिरी दिन में बैठकर आने जाने वाला लड़का था। बोले हाँ हाँ बोलो। मैंने कहा सर मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, एक स्टूल था, उन्होंने इशारा किया, मैं स्टूल खींचकर बैठ गया। फिर उन्होंने कहा बोलो। मैंने कहा सर मैं आपकी क्लास में पढ़ता हूँ, मेरा नाम बालकृष्ण अय्यर है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, सारे लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं, सारे स्टूडेंट, मगर सर मैं साइंस स्ट्रीम से आया हूँ और आप जो कुछ पढ़ाते हैं सर मुझे कुछ समझ में नहीं आता सर, मैं नहीं समझ पाया और इस साल मैं फेल हो जाऊंगा सर। तो सर ने कहा अच्छा, तो तुम एक काम करो, तुम आज शाम से आ जाओ, यहाँ लड़के आते हैं पढ़ने, तुम भी आ जाओ। मैं समझ गया सर का इशारा ट्यूशन की तरफ था। मैंने कहा सर मैं ट्यूशन के पैसे नहीं, मैं थोड़ा बोल्ड था शुरू से, एक अच्छी बात थी, मैं थोड़ा बोल्डली अपनी बात को रखता था। मैंने कहा सर मैं ट्यूशन के पैसे नहीं दे पाऊंगा, मेरे घर का फाइनेंस इतना अच्छा नहीं है कि मैं ट्यूशन के पैसे दे पाऊँ। तो सर हंसे, मुझे वो हंसी आज भी याद है। बोले नहीं नहीं तुम आओ, तुम आओ। और सर ने मुझे पढ़ाना शुरू किया। संतोष सर 10 दिनों में सर को लगा कि नहीं ये लड़का कर ले। सारे स्टूडेंट 1 घंटे की पढ़ाई के बाद चले जाते थे, सर मुझे रोक के रखते थे, वो मुझे आधा पौन घंटा और पढ़ाते थे और बेसिक से पढ़ाना शुरू किया उन्होंने, बिल्कुल बेसिक से। बीकॉम फर्स्ट ईयर में मेरा फर्स्ट क्लास आया सर, बहुत बढ़िया। और उस दौर में फर्स्ट क्लास आना बीकॉम में मतलब कठिन माना जाता था, यहाँ जो जानता था। और उसके बाद फिर सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में कॉलेज में सबसे ज्यादा नंबर मिले थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, फर्स्ट ईयर में मैंने कुछ किताबें खरीदी होगी, सेकेंड ईयर से लेकर एमकॉम फाइनल करते तक मेरे टीचर्स ने मुझे एक किताब नहीं खरीदी, सारी किताबें होते थे। ट्यूशन फीस लिए कि नहीं लिए? नहीं, कभी किसी ने मुझसे पैसे नहीं लिए। ये था टीचर स्टूडेंट का पहले का रिश्ता, और अब का रिश्ता मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पहले शिक्षक जब किसी स्टूडेंट को देखते थे तो उसकी प्रतिभा को पहचानते थे, तराशते थे, उसे आगे तक ले जाने की कोशिश करते थे। खैर बदलता हुआ वक्त है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। उस समय बात कुछ और थी, आज बात कुछ और है। आप क्या कहना चाहेंगे आज के यूथ को लास्ट 2 लाइन में, कि यूथ के लिए कोई की पॉइंट आप एक तो बताएं। जितना मैंने समझा है, जितना मैंने जाना है, और पिछले गुज़िश्ता 15 से 20 सालों में खास तौर पर जो मैंने महसूस किया वो ये है कि प्रेजेंटली यूथ को कुछ चीजें बहुत ज्यादा ध्यान से करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जो कि मिसिंग है,
मैं अक्सर ट्रेनिंग्स में जाता हूँ, देखता हूँ लोग फोकस नहीं है, दे आर नॉट फोकस्ड। मैं थोड़ा बीच में रोकूंगा आपको। यूथ का कहना यह है कि हम फोकस नहीं तो डेवलपमेंट कैसे हो रहे इतना ज्यादा? अगर आप लोग बहुत ज्यादा फोकस थे पहले से तो बहुत डेवलप हो गया होता। ये यूथ आज कह रहा है, तो इसका जवाब आप दें। मैं इसका जवाब दूंगा। ये जो फोकस्ड जिसे वो कहते हैं, एक्चुअली इसके पहले के लोगों ने स्थितियों को जहां तक पहुंचा दिया है, उसके बाद की स्थिति में खड़े होकर चीजों को बेहतर करना मात्र फोकस करने से होगा। मगर जिस अंदाज में जिस तरह से फोकस होना चाहिए वो फोकस नहीं है। जो कंसंट्रेशन का जो पार्ट है वो कमजोर है, डिसिप्लिन बहुत कमजोर है। मैंने देखा लोग डिसिप्लिन नहीं, लोगों को टाइम मैनेजमेंट क्या होता है लोगों को नहीं मालूम। लोग बहुत कमजोर है टाइम मैनेजमेंट। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, आपने किसी को 5 बजे मिलने का समय दिया है, आप 5 मिनट पहले खड़े तो वही वहां जाए। यू विल बी इन अ डोमिनेटिंग पोजिशन। वो आदमी अगर टाइम पे आ जाए या टाइम के बाद आए, लेट आए, आप डोमिनेटिंग पोजिशन में हो। आप इस बात को समझिए। और आप हर जगह जिंदगी में आपको समझ में आएगा कि टाइम मैनेज करके समय पे पहुंचने से कितने सारे बेनिफिट्स हैं। आज की जनरेशन को अपने आप का, मैंने बताया, मैं ट्रेनिंग में बताता हूं लोगों को एनालिसिस करना चाहिए, खुद का एनालिसिस करना चाहिए। लोग आपका एनालिसिस करें उससे बेहतर है आप एनालिसिस करें। मैं सिखाता हूं लोगों को कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। आप करिए स्वॉट। आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को जानिए। आप एनालाइज करिए। आप देखिए आपके अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आता है। लोग डरते हैं, लोग अपने स्ट्रेंथ के बारे में 2-4 लाइन बोल देंगे, आप जैसे उनकी वीकनेस पे आइए वो रस्सा तोड़ा कर भाग जाए। मगर आपको किसी और से बात नहीं करना है, आपको खुद से बात करना है। आप एक बार अगर इस बात को जान जाएंगे ना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ को इंप्रूव कैसे करना है, आप जानिए आपकी वीकनेसेस क्या है। और अगर आप अपनी वीकनेसेस पे ओवरकम कर जाते हैं, आप देखिए ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आप अचीव हासिल न कर। ये थे बालकृष्ण अय्यर जी। अगले शनिवार फिर हम किसी नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। ये आज चर्चा थी चाय विद राय में बालकृष्ण अय्यर जी के साथ। नमस्कार सर।